हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार आप सबों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी चल रहा है कोरोना का सीज़न और ये कोरोना इतना जल्दी आसानी से जाने वाला भी नहीं है, जिस वजह से कोरोना की वजह से आपके सारे स्कूल और कॉलेज बंद पड़े हैं और पढ़ाई भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको अब करना होगा कि घर बैठे ही क्लास 10 की पूरी तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो क्लास 10 की पूरी तैयारी आप हमारे यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई के माध्यम से घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का पार्ट 1, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। देखिए, यदि आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। ठीक है, और आप हमारे चैनल से शुरुआत से जुड़े रहिए। आपको इस चैनल के माध्यम से मैथ शुरुआत से एकदम बेसिक लेवल से पूरा अंत तक पूरा पढ़ाया जाएगा। आप सिर्फ घर बैठे आराम से सिर्फ हमारे चैनल के माध्यम से शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको करना क्या है, यदि आप अच्छे से अपने मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कीजिए क्या, इस व्हाइट बोर्ड में जो कुछ लिखा मिलेगा, इस व्हाइट बोर्ड में जो कुछ भी क्या होगा लिखा मिलेगा, आप खूबसूरत तरीके से अपना एक नोट्स कॉपी लीजिए। उस नोट्स कॉपी में आप इसको उतारते जाइए। अगर आपको जहाँ जरूरत पड़े आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक कर आप वन बाय वन यहाँ पे जितना कुछ लिखा मिलेगा या फिर हम जो लिखेंगे उसको आप एक नोट्स कॉपी में अच्छे से बनाते जाइए। आपका शुरुआत से लेकर पूरा तैयारी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। पार्ट 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं संख्याएं के बारे में। ठीक है, आपको वास्तविक संख्याएं जानना तो है, वास्तविक संख्या पढ़ना तो है, लेकिन ये तो पता है कि वास्तविक संख्या होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संख्या के बारे में कि संख्या होता क्या है। तो देखते हैं, संख्या दो तरह का होता है। एक पहला होता है जिसका नाम है वास्तविक। पहला कौन सा संख्या होता है, वास्तविक, और दूसरा हमारा संख्या होता है काल्पनिक। दूसरा क्या होता है, काल्पनिक। अगर वास्तविक संख्या के बारे में कहें तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसका कोई ना कोई अस्तित्व होता है। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसका कोई ना कोई अस्तित्व होता है, ये एग्जिस्ट करते हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। काल्पनिक संख्याएं ये वैसी संख्याएं होती है जिसको कल्पना मात्र मान लिया जाता है, ये वास्तव में एग्जिस्ट करती है नहीं। अगर करती भी है तो इसके बारे में आपको क्लास 11 में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आपको हम इसमें बताएंगे कि काल्पनिक संख्या में -1 ये एक विशेष नाम से जाना जाता है। ठीक है, रूट के अंदर अगर -1 रहे तो इसका विशेष नाम है। चलिए हम देखेंगे कि इस रूट के अंदर -1 का एक विशेष नाम होता क्या है। ठीक है, इस वीडियो में आपको आगे रूट के अंदर -1 का एक विशेष नाम जानने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसका अस्तित्व होता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में देखिए कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। ये वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में पहला संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये पूर्ण संख्याएं। दूसरा प्राकृतिक संख्याएं। तीसरा पूर्णांक। तीसरा सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये सारी जो संख्याएं इधर लिखे हैं ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, हम इन सारी संख्याओं का परिभाषा 1 बाय 1 लिख देंगे। इन सारी संख्याओं का परिभाषा 1 बाय 1 क्या करेंगे, लिख देंगे। आप खूबसूरत तरीके से एक नोट्स कॉपी और एक पेन लेके अभी सारा जो परिभाषा है उसको लिखते जाइए, ताकि आपका नोट्स भी अच्छे तरीके से क्या हो सके, तैयार हो सके और बाद में आपको रिवीजन करने में भी क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पूर्ण संख्या। सबसे पहले जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं कहते हैं किसको हैं। ठीक है, तो जल्दी देखिए पूर्ण संख्या कहते हैं किसको। ठीक है, तो ये क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है संख्याओं का, पूर्ण संख्या होता है संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह जिनका प्रारंभ या फिर जिसका प्रारंभ शून्य से होता है, जिसका प्रारंभ शून्य से होता है।
संख्याओं का वैसा समूह जिसका प्रारंभ शून्य से होता है पूर्ण संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जरा एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल होगा 0 1 2 3 4, ये डॉट डॉट डॉट, ये इनफिनाइट तक। ये कहाँ तक? इनफिनाइट तक। देखिए फिर से, पूर्ण संख्या क्या है? तो यह संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह जिसका प्रारंभ शून्य से होता है, पूर्ण संख्या कहलाती है। संख्याओं का वैसा समूह जिसका प्रारंभ शून्य से होता है पूर्ण संख्याएं कहलाती है। या फिर ये कहें कि वैसा गिनती जिसका प्रारंभ 0 से होगा। 0 से स्टार्ट होने वाली गिनती को कहते हैं पूर्ण संख्या। 0 से स्टार्ट होने वाली गिनती को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। यदि आपको कोई पूछेगा कि पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, ये जो पूर्ण संख्या है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, तो आपको बताना है कि पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, दूसरी देखते हैं प्राकृतिक संख्या। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। ठीक है, दूसरी संख्या कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। ये पूर्ण संख्याओं से जस्ट थोड़ा सा अंतर है। प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या से थोड़ा सा सिर्फ अंतर। ठीक है, देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है। यह प्राकृतिक संख्या है संख्याओं का वैसा समूह। ये क्या? संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह जिसका प्रारंभ, जिसका प्रारंभ 1 से, जिसका प्रारंभ कहाँ से? 1 से होता है, जिसका प्रारंभ 1 से होता है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अगर आप गौर से देखिए इसका एग्जाम्पल, तो 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या है? संख्याओं का वैसा समूह जिसका प्रारंभ 1 से होता है प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा अंतर है, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है जी, आप अगर आप गौर से देखिएगा तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनाइट तक, क्योंकि आप जानते हैं कि गिनती का कोई अंत होता नहीं है। प्राकृतिक संख्या में आने वाली सभी संख्याएं, अब गौर से देखिए, पूर्ण संख्या में आती है। प्राकृतिक संख्या में आने वाली सभी संख्याएं कहाँ पे आती है? पूर्ण संख्या आती है। ठीक है, पूर्ण संख्या में क्या करती है? आती है। तो यहीं से एक नोट बनता है, आप इस नोट को भी आसानी से लिख लीजिए। ये नोट क्या कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को एक पूर्ण संख्या कहा जा सकता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को एक पूर्ण संख्या कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो सारे हमारे पूर्ण संख्या में क्या करती है? आती है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को एक पूर्ण संख्या क्या कहा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या को एक प्राकृतिक संख्या कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या को, प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कहा जा सकता है। देखिए क्या लिखा है हमने, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को एक पूर्ण संख्या कहा जा सकता है। मतलब कि प्राकृतिक संख्या में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी पूर्ण संख्या में आती है, इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को एक पूर्ण संख्या कहा जा सकता है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में हमारा 0 आता है और ये 0 हमारा प्राकृतिक संख्या में आता नहीं है। इसी वजह से प्राकृतिक संख्या को तो पूर्ण संख्या कहा जा सकता है,
लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा नहीं जा सकता। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या लिखे हम संख्या में। देखिए वास्तविक संख्या का पहले परिभाषा क्या है, पहला संख्या क्या है, पूर्ण संख्या। ये क्या है, संख्याओं का वैसा समूह जिसका प्रारंभ कहाँ से होता है, शून्य से होता है। ये सारी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 इनफिनिट तक। अगला हमारा प्राकृतिक संख्या, ये क्या, संख्याओं का वैसा समूह जिसका प्रारंभ कहाँ से होता है, 1 से होता है। सब आपको सिर्फ इतना जानना है कि पूर्ण संख्या प्रारंभ 0 से होती है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से, 1 से। और ये दूसरी बात ये जानना है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए यदि आप इसको लिख लिए होंगे तो हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो को आप रोक लीजिए, वीडियो को क्या कीजिए, रोक लीजिए, आप रोक के भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। आपको लिखने में किसी भी तरह का कोई समस्या होने वाला नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के बारे में बाद में हम जानते हैं। फिर पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या है, ये कुछ भी नहीं है। पूर्णांक क्या है, धनात्मक। पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, मतलब प्लस। धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक, ये धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है। पूर्णांक क्या, धनात्मक यानी पॉजिटिव, या ऋणात्मक नेगेटिव, ऋणात्मक नेगेटिव संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, वैसे संख्या जो या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, या तो धनात्मक हो या तो ऋणात्मक हो, वो संख्या है हमारा पूर्णांक है। जैसे एग्जांपल में देखिए -5, ये पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है। +15, अगर +15 की बात करें ये भी पूर्णांक है। 200 +200 ये भी पूर्णांक है। -200 ये भी क्या है, पूर्णांक है। कोई भी संख्या, अब कोई भी संख्या यदि वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या फिर क्या हो, नेगेटिव हो, वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। इसका जो लिमिट होता है वो होता है -∞ तक। -∞ से लेकर बीच में 0 के पहले आएगा -1 -2, 0 के बाद आएगा 1 2, ये करते करते जाएगा इन्फिनाइट। ठीक है, तो -∞ से लेकर +∞ के बीच जितनी भी संख्याएं आती है, -∞ से लेकर +∞ के बीच में जितनी भी संख्याएं आती है, सारी संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, -∞ से लेकर +∞ के बीच जितनी भी संख्याएं आती है, सारी क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, यदि आपका हमारा राइटिंग यदि अच्छा ना लगे, किसी तरह मैनेज कर लीजिए। हम जो बोल रहे हैं उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। धीरे धीरे ये सुधर जाएगा। ठीक है, चलिए पूर्णांक के बाद हम लोग आगे देखते हैं। पूर्णांक के बाद हम लोग अगला देखते हैं सम संख्या। पूर्णांक के बाद कौन सा, सम संख्या। अब सम संख्या की परिभाषा देखिए। अब सम संख्या की क्या देखिए, परिभाषा देखिए। ठीक है, सम संख्या की परिभाषा। ये सम संख्या क्या है, वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, सम संख्या किसको कहते हैं, वैसे संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। ठीक है, या कहें या फिर ये कहें कि 2 से पूरा पूरी भाग जाने वाली संख्याओं को, 2 से पूरी भाग जाने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या क्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरी क्या जाती है, विभाजित होती है। तो 2 से पूरी क्या जाती है, भाग जाती है। जो संख्या 2 से पूरी भाग जाएगा उस संख्या को कहते हैं हम सम संख्या। उस संख्या कौन सा संख्या कहते हैं, सम संख्या। कैसे जानेंगे कि कोई संख्या सम है, कैसे जानेंगे कि कोई संख्या सम है, तो आपको बता देना चाहते हैं हम कि सम संख्या जानने के लिए सबसे पहले आपको इकाई अंक जानना होगा। ठीक है, जिस संख्या का पूछा जाए कि वो संख्या सम संख्या है या नहीं है, तो सबसे पहले सम संख्या जानने के लिए आपको क्या जानना होगा, इकाई अंक। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 0, 2, 4, 6, 8 हो,
यदि किसी संख्या का इकाई 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8 ये तो हमारा होगा ही होगा। अगर 96 ले तो ये भी होगा, 166 ले तो ये भी होगा, 2, 2, 2, 2, 2, 2 जितना मन जी करे वो ले तो क्या होगा, वो भी होगा। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, बहुत आसान है। सम संख्या क्या है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, सम संख्या। वैसे संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, 2 से पूरा विभाग क्या करे, चल जाए, वैसे संख्याओं को क्या कहते हैं, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या समझ आएगा। सम संख्या पहचानना बहुत आसान है। सम संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा। जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है वो सारी संख्याएं क्या होगी, सम संख्या। सम संख्या इकाइयां मतलब लास्ट का अंक। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए इसका इकाई कितना है, 6, ये क्या है, सम संख्या है। इसका इकाई 6, यदि आप इसमें 8 भी कर दीजिएगा तब ये संख्या क्या होगी, सम संख्या, क्योंकि ये संख्या 2 से पूर्व विभाजित क्या हो जाएगी। ठीक है, सम संख्या के बाद अगला नंबर आता है विषम संख्या। सम संख्या के बाद अगला नंबर किसका आता है, विषम संख्या। तो जानते हैं विषम संख्या होता क्या है, विषम संख्या होता क्या है। ठीक है, तो वैसे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो। ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो या 2 से पूरा पूरी भाग नहीं जाने वाली, 2 से पूरा पूरी भाग नहीं जाने वाली, 2 से पूरा पूरी भाग नहीं जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं, 2 से संख्या को कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, बहुत आसान है। सम संख्या का अपोजिट क्या होता है, विषम संख्या। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है उस संख्या को कहते हैं कौन सी संख्या, विषम संख्या। ठीक है, जरा देख लेते हैं विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये डॉट डॉट करेगा, 111 चल जाएगा, 233 चल जाएगा, 445 ले लीजिए, 567 ले लीजिए, 900। ठीक है, ये सारी संख्याएं विषम संख्या है। ये सारी संख्या कौन सी है, विषम। कैसे पहचानेंगे कोई संख्या विषम है, तो सबसे पहले आपको विषम संख्या का इकाई अंक देखना है। विषम संख्या कौन सा अंक, इकाई अंक। इकाई में आएगा हमारा 1, 3, 5, 7 और 9। जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वो संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वो सारी संख्या कौन सी कहलाती है, विषम संख्या। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सम संख्या 2 से पूरा विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या, विषम संख्या 2 से पूरा विभाजित नहीं होने वाली संख्या कौन सी संख्या, विषम संख्या। ठीक है, चलिए सम संख्या विषम संख्या के बाद हम लोग अगले संख्या पे आते हैं। सम संख्या विषम संख्या के बाद हम लोग कहाँ पे आते हैं, अगले संख्या पे आते हैं। हम इसको भी क्या करते हैं, मिटा देते हैं। बहुत आसान है, आपको किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, सम संख्या विषम संख्या के बाद अगला जो हमारा संख्या है वो है हमारा भाज्य संख्या। अगला संख्या हमारा कौन सा संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का परिभाषा लिखिए। ठीक है, ये क्या होता है, भाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो ये होता है संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह, या फिर बोले वैसी संख्या, संख्याओं का वैसा समूह, या तो फिर बोले वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका, वैसी संख्या जिसका एक और खुद के सिवा, एक और खुद के सिवाय, एक और खुद के सिवाय अन्य गुणनखंड हो, अन्य क्या हो, गुणनखंड हो। ठीक है, या फिर इसका दूसरा परिभाषा है एक तथा खुद के सिवाय, एक तथा खुद के सिवाय, एक तथा खुद के सिवाय अन्य किसी के, अन्य किसी के, अन्य किसी के पहाड़े में, अन्य किसी के पहाड़े में आने वाली संख्या को, आने वाली संख्या को, संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं।
दोस्तों देखिए, भाज्य संख्या कहते हैं किसको है, बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। ये क्या बोले, वैसी संख्या जिसका एक और खुद के सिवा अन्य गुणनखंड हो। एक या खुद के सिवा अन्य क्या गुणनखंड हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो संख्या या तो एक के पहाड़े में तो आ ही आएगी, उसको एक तो काटेगा ही काटेगा, खुद है वो तो भी काटेगा काटेगा, खुद भी कभी पहाड़े में तो आएगा ही, ऐसा कोई संख्या है ही है। सभी संख्या जितने भी संख्या है वो तो एक तो पहले एक के पहाड़े में जरूर आएगा, एक के पहाड़े में जरूर आएगा और खुद के पहाड़े में जरूर आएगा, ठीक है। अगर इसके सिवाय किसी अन्य के पहाड़े में आए, इसके सिवाय किसी अन्य के पहाड़े में आए तो वो संख्या कहलाती है भाज्य संख्या, ठीक है। देखिए देखिए, वैसी संख्या है जिसका एक और खुद के सिवाय, वैसी संख्या है जिसका एक और खुद के सिवाय अन्य गुणनखंड हो, कहलाता है सम संख्या, ठीक ना, भाज्य संख्या, ठीक है। या फिर भाज्य संख्या का दूसरा परिभाषा, एक तथा खुद के सिवाय अन्य किसी के पहाड़े में आने वाले संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जरा देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा संख्या है जो एक के पहाड़े में तो आता है, खुद के पहाड़े में आता है, इसके सिवाय किसी और के पहाड़े में आता है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या है 4। क्यों? क्योंकि ये तो एक के पहाड़े में आता है, एक चौके 4, 4 के पहाड़े में भी आता है, 4 एका 4, लेकिन किसी और के पहाड़े में ये 4 2 के पहाड़े में भी आता है, ठीक है। तो इसीलिए कौन सी संख्या, ये भाज्य संख्या। 4 के बाद अगला आता है 6, 6 के बाद आता है 9, 9 के बाद आता है 10, 12, 14, 15, 16, ठीक है। अगर हम 16 को देखें तो 16 एक के पहाड़े में आता है, ठीक है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़ में भी आता है, 8 के पहाड़ में भी आता है और खुद अपने यानी 16 के पहाड़ में भी आता है, ठीक है। तो ठीक है, वैसी संख्या जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य के पहाड़ में आता है, वैसे संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य के पहाड़ में आता है वैसे संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है तो 4, ठीक है। आप इस चीज को नोट में लिख सकते हैं, इस चीज को क्या कर सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ठीक है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी संख्या, 4 है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आप इस चीज को अच्छे से नोट्स कॉपी में उतारते जाइए, आपका नोट्स भी बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। भाज्य संख्या के बारे में बाद अगला देखते हैं, ये है हमारा अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बाद अगला है वो कौन सा है, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है, वैसा संख्या जो सिर्फ एक और खुद मतलब जिस संख्या के बारे में बोला जाएगा वो खुद के पहाड़े में आता है, खुद के पहाड़े में क्या करता है, आता है, ठीक है। वैसा संख्या जो एक और खुद के पहाड़े में, सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है, इसके सिवा इसका कोई और किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आता है। जो संख्या एक और खुद के पहाड़े में आता है वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभाज्य संख्या क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जितनी भी संख्याएं हैं इस सभी संख्याओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि आपको इसी चैप्टर में गुणनखंडन करना होगा। आपके पास एक संख्या दिया रहेगा और सवाल पूछेगा कि इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, ठीक है। तो वहां आपको उस संख्या को अभाज्य गुणनखंडन, तो उसी संख्या से भाग देना जो संख्या अभाज्य है, उसी संख्या से भाग देना जो संख्या क्या है, अभाज्य, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक ना तो, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एक, ये तो भाई एक के पहाड़े में आता है, इसके सिवा आता नहीं है, 2, ठीक है, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ठीक है। ये डॉट 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 करके आगे जाता है, यार इनफिनिट तक होगा, इसके कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या है, वैसे संख्या है जो किसी के पहाड़े में नहीं आती है। जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी संख्या उठा के देख लीजिए, ये तो या खुद के पहाड़े में आएगी या फिर एक के पहाड़े में आएगा, इसके सिवाय किसी के पहाड़े में आएगी नहीं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल उठा के देखते हैं, 17। आपको पता होगा 17 किसी का पहाड़ा में नहीं आता, 17 एक खुद के पहाड़े में आएगा, 17 का 17 और एक के पहाड़े में आएगा, 1 17 या 17।
इसके सिवा ये किसी के पढ़े में आएगा नहीं, ठीक है। जब आपको आगे अभाज्य गुणनखंडन करने बोलेगा तो आप इन्हीं संख्याओं से गुणनखंडन कीजिएगा, इन्हीं संख्याओं से क्या कीजिएगा, गुणनखंडन कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, हो सकता है कि आपको समझ आ गया होगा, हो सकता है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या है जो एक और खुद के पहाड़े के सिवा किसी और खुद के पहाड़े में आता है, वैसी संख्या जो सिर्फ एक और खुद के पहाड़े में आता है, इसके सिवा किसी और के पहाड़े में आता नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या था, 5, 7, 11, 13, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए अभाज्य संख्या के बाद हम अगला लेते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या के बाद अगला कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। ये क्या है, वैसी संख्या। परिमेय संख्या क्या है, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसको हम p/q, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। जिन संख्याओं को, ठीक है, जिन संख्याओं को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को आप p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। पर आपको याद रखना है कि q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। p/q का मतलब क्या है पता है, p का मतलब होता है अंश, p का मतलब होता है अंश और q का मतलब होता है हर, ठीक है। जिस संख्या को आप अंश व हर के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को आप अंश व हर के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। बशर्त इतना होना चाहिए कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q 0 होना नहीं चाहिए। अच्छा, q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा क्या है कि q 0 होना नहीं चाहिए, जरा देखते हैं कि अगर हम एक को भाग दें 0 से, एक को भाग किससे दें, 0 से, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से भाग देना पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते। 0 से जब भाग दिया जाता है तो ये इनफिनिट आता है, जिसका कोई मतलब होता नहीं है। आप 0 को 1 से भाग दे सकते हैं, आप 0 को 1 से भाग दे सकते हैं, लेकिन 1 को 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। आप 0 को 1 से भाग दीजिएगा तो इसका आंसर 0 आएगा, आप समझ रहे हैं। यदि आप 0 को 1 से भाग दीजिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन आप 1 को 0 से भाग दीजिएगा तो ये अनगिनत होता है, ये इसको कहा जाता है अपरिभाषित। इसका मतलब इसका कोई परिभाषा नहीं है, परिभाषा नहीं होने का मतलब ये भाग जाया ही नहीं जा सकता, ठीक है। अब एक छोटी सी बात याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोलेगा, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 0 के नीचे 1 छुपा होता है, तो ये हमारा p है और ये हमारा क्या है, q है, ठीक है। तो परिमेय संख्या हो गया। अगर बोले 5/3 तो ठीक है यार, 5/3 परिमेय संख्या देखने से ही लग रहा है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला क्या है, हर है। अब तो अंश और हर के रूप में लिख ही सकें, इसका मतलब आप p/q के रूप में तो लिख ही पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात करें, अगर हम बोलें कि क्या 0.5 एक परिमेय संख्या है, 0.5 एक परिमेय संख्या है, तो आप बता सकते हैं बिल्कुल है कि यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर से 5 बचेगा, एक पॉइंट क्या 0 होगा, तो क्या ये तो p और ये हमारा क्या q, p/q के रूप में क्या किए, लिख दिए। मतलब परिमेय संख्या क्या है, वैसी संख्या जिसको हम अंश व हर के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसको हम अंश व हर के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। चलिए परिमेय संख्या के बाद हम लोग जानते हैं अगला अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद जो अगला नंबर है, परिमेय संख्या के बाद जो है अगला नंबर है वो हमारा है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद अगला नंबर कौन है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलो देखते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं किसको है। अपरिमेय संख्या ये क्या होता है, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसको हम, वैसी संख्या जिसको हम p/q का मतलब होता है अंश बटा हर, p/q का मतलब होता है अंश बटा हर के रूप में, अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। वैसी संख्या है जिसको हम p/q अंश व हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं,
अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। जिसको आप p बाई क्यू के रूप में यानी अंश व हर के रूप में नहीं लिख सकते, उसको अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे कि आप बचपन से सुनते आ रहे √2, ठीक है। अब कुछ लोग सोचेगा कि √2 के नीचे तो 1 होता है, √2 के नीचे 1 होता है तो ये तो हमारा परिमेय संख्या होगा। √2 के नीचे 1 होता है, ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये नहीं, ठीक है। प्रत्येक संख्या के नीचे 1 नहीं होता, पर सिर्फ प्रत्येक पूर्णांक के नीचे 1 होता है। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो √2 हमारे अपरिमेय संख्या है, √3 हमारा अपरिमेय संख्या है, √5 हमारा अपरिमेय संख्या है, √7, √10, √12, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, ठीक है। √2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, √3 ये सब का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो ये सभी संख्याएं हमारे अपरिमेय संख्या में, ठीक है। लेकिन यही पूछ दे कि √4 हमारा क्या है, √4 हमारा क्या है, तो आपको पता है कि √4 होता है 2 × 2। देखिए यहाँ पे 2 छुपा होता है, 2 के बदले कितना, दोनों जोड़ा के बदले कितना 2 निकलेगा, 1 2, और इसके नीचे 1 होगा तो ये अंश व हर के रूप में लिखा जा सकता है। तो √4 हमारा एक परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि इसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अन्य संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो सारी अपरिमेय संख्या। ये भी होता है कि वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा घनमूल नहीं निकलता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 9 लें और यहाँ पे क्यूब रूट लें, क्या ले, क्यूब रूट लें, तो ये सारी संख्या में क्या होगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगर 8 लें, क्यूब रूट 8 लें, ठीक है, क्यूब रूट क्या 8 लें, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि अगर क्यूब रूट 8 लोगे तो 8 को आप 2 दूना 4 दूना 8 क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तीनों 2 के बदले कितना 2 निकलेगा, 1 2। तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या, ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या होने के लिए पहला कंडीशन क्या है, पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले। दूसरा कंडीशन पूरा पूरा घनमूल ना निकले। और तीसरा कंडीशन दशमलव प्रसाद अशांत अनावसानी हो, दशमलव प्रसाद अनावसानी, अशांत होना ही चाहिए पर अनावसानी होना चाहिए, अशांत होना ही चाहिए, साथ में साथ दशमलव प्रसाद अनावसानी भी होना चाहिए कि ये दशमलव प्रसाद रुकना नहीं चाहिए और रिपीट भी होना नहीं चाहिए, ठीक है। और चौथा आप याद रखिएगा पाई, पाई जब पूछेगा पाई क्या है तो पाई को आपको बताना है कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि पाई का मान 22/7, हम जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन ये मान लिया जाता है, पाई का मान 22/7 मान लिया जाता है, ठीक है। यदि आपको पूछे पाई क्या है तो आप बताइएगा पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पूछेगा 22/7 क्या है तो 22/7 है क्या, 22/7 एक परिमेय संख्या, ठीक है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, मान लिया जाता है कि पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है। सिर्फ पूछे पाई क्या है तो आप बताइएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। पूछे 22/7 क्या है तो 22/7 एक परिमेय संख्या, क्योंकि आप इसे p बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अपरिमेय संख्या होने का मुख्यतः 3 कंडीशन, पहला पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए, दूसरा पूरा पूरा घनमूल नहीं निकलना चाहिए, तीसरा दशमलव प्रसाद अशांत अनावसानी होना चाहिए, और चौथा पाई, याद रखिएगा पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगला देखते हैं काल्पनिक संख्या। अगला क्या है, काल्पनिक संख्या, ठीक है। काल्पनिक संख्या वैसी संख्या होता है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। काल्पनिक संख्या वैसी संख्या होती है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे कि अगर हम बात करें रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -1, या फिर ये इस दूसरे एग्जांपल से देखिए, यदि हम बोले x का स्क्वायर में हम 1 जोड़ें और 0 के बराबर है, क्या ये पॉसिबल है, तो देखिएगा आप x